हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आर्यन वशिष्ठ और स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल ज्ञानीगर में। आज मैं हिस्ट्री का जो मिडिवल हिस्ट्री है उसमें राजपूत काल का एक पार्ट लेकर आया हूं और ये मैं आपको एक समरी के रूप में, एक सारांश के रूप में इतना क्लियर कर दूंगा कि आप फिर आराम से परिचित हो जाएंगे कि एग्जाम में जाने पहचाने क्वेश्चन से लगेंगे आपको कि हाँ भाई इसका ये होगा, इसका ये होगा। वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी है, उतना ही पढ़ा रहा हूँ। कोई इसमें हमें पीएचडी नहीं करनी, बस सफिशिएंट जो अपने जिससे हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए। वनडे एग्जाम के लिए कह रहा हूँ। तो जो मिडिवल हिस्ट्री है, तो भारत मध्यकालीन भारत का इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। मध्यकालीन भारत के इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और एक मध्यकालीन भारतीय इतिहास। ठीक है। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो टाइम पीरियड है वह 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी है ना भाई। देखिए, ये हो गया मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। उसके नीचे उसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। तो ये पूर्व मध्यकालीन इतिहास आज हम पढ़ेंगे पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसका टाइम पीरियड बताया है 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी। अब इसको भी दो भागों में बांटा गया है पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास को, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक उत्तर भारत का इतिहास और एक दक्षिण भारत का इतिहास। ये किसके अंतर्गत आता है? पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंदर। इसका टाइम पीरियड 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी। तो उत्तर भारत का इतिहास और दक्षिण भारत का दो भागों में बांटा गया है। उत्तर भारत का इतिहास जो है उसको ही हम क्या कहते हैं? राजपूत काल कहते हैं। उत्तर भारत के इतिहास को ही राजपूत काल कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड बताया गया है 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। 750 ईस्वी 1200 ईस्वी तक के समय की अवधि को उत्तर भारत के संदर्भ में कहते हैं राजपूत काल ही उसको बुलाया जाता है। और दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत हम देखेंगे चोल वंश, राष्ट्रकूट, ये सब आदि साम्राज्य आते हैं। तो आज हम पढ़ने आ रहे हैं पूर्व मध्य भारतीय कालीन इतिहास, जो कि एक मध्यकालीन भारत का इतिहास का एक उसमें हिस्सा है। पूर्व मध्यकालीन, इसके अंदर उत्तर भारत के इतिहास में हम राजपूत काल में पढ़ेंगे। इसका टाइम पीरियड है 750 से 1200 ईस्वी तक। तो इसमें जो हुआ था, एक राजा थे दाहिर। सिंध के राजा कौन थे? दाहिर। ये सिंध देख रहे हो आप, सिंध के राजा थे दाहिर। तो भारत का जो पहला आक्रमण हुआ, भारत पर जो पहला बाहरी आक्रमण हुआ, वो किसने किया? वो करा अरबों ने। किसने करा? अरबों ने। ये याद रखना, पहले आक्रमणकारी जो भारत पर पहले आक्रमणकारी थे वो कौन थे? अरब। अरबों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण करा। और वो कौन सा अरब था? वो कौन सा व्यक्ति अरब से बिलोंग करता है जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण करा? मतलब आक्रमण करने वाले भी, जो भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले भी अरब थे। और वो कौन सा व्यक्ति था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, जो कि अरब का शासक, अरब थे, अरब से आया था। तो अरब आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर सर्वप्रथम 712 ईस्वी में हुआ था। 712 ईस्वी में हुआ था। किस प्रांत में? सिंध पर। सिंध पर। तो सर्वप्रथम जो आक्रमण हुआ भारत पर वो अरबों द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा हुआ। कब हुआ? 712 ईस्वी में हुआ। कहां पर हुआ? सिंध में हुआ। और उस समय सिंध के राजा कौन थे? उस समय सिंध के राजा थे दाहिर। कौन थे? दाहिर थे। अब मोहम्मद बिन कासिम जो हैं, इन्होंने ही सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। भारत में जजिया कर लगाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। सर्वप्रथम जो जजिया कर लगाया गया वो अरबियों द्वारा लगाया गया था। अरबों द्वारा लगाया गया था जजिया कर भारत में सर्वप्रथम। वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जिनने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण भी किया था। और कहां पर? सिंध पर। जबकि जिसके राजा कौन थे? दाहिर। 712 ईस्वी में। अब जजिया का क्या होता है? जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है। मतलब ये कर जो है मुसलमानों से नहीं लिया जाता था और जितने वर्ग थे उनसे लिया जाता था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को इससे मुक्त रखा? तो ब्राह्मण वर्ग को। मुसलमान वर्ग तो इसमें इंक्लूड ही नहीं है, क्योंकि जजिया कर का अर्थ ही यही है कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। लेकिन इस मोहम्मद बिन कासिम, जो कि अरब से आया था भारत पर आक्रमण करने, सर्वप्रथम आक्रमण भी अरबों ने किया मोहम्मद कासिम द्वारा।
तो ब्राह्मण वर्ग को इस कर से मुक्त रखा, जजिया कर से। और जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, जो कि अरब का था। आगे का क्या है? ये जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो क्या है? एक ग्रंथ है जो कि किसके द्वारा रचित है? चंद बरदाई द्वारा रचित है। जो पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ है जो कि चंद बरदाई द्वारा रचित है। इसमें किस चीज का उल्लेख मिलता है? पृथ्वीराज रासो में किसी का उल्लेख मिलता है? तो मलेच्छों के अत्याचारों से त्रस्त होकर, मलेच्छों के अत्याचारों से त्रस्त होकर ऋषि वशिष्ठ ने, जो राजस्थान का माउंट आबू है, उस पर्वत पर एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुल का प्राकट्य हुआ। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि जो पृथ्वीराज रासो है वो चंद बरदाई द्वारा लिखित है और उसमें किस चीज का उल्लेख मिलता है कि माउंट आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ द्वारा एक यज्ञ किया गया। क्यों? क्योंकि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर जो ऋषि वशिष्ठ थे उन्होंने माउंट आबू पर एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुल का प्राकट्य हुआ। और वो कौन से राजपूत कुल थे 4 जिनका प्राकट्य हुआ? वो थे चालुक्य, जिनको सोलंकी भी कहा जाता है, चालुक्य जिनको सोलंकी भी कहा जाता है, परमार जिनको पवार भी कहा जाता है, प्रतिहार जिसे परिहार भी बुलाया जाता है, चौहान जिसे चाहमान भी बुलाया जाता है। तो चौहान, प्रतिहार, परमार और चालुक्य या सोलंकी, तो ये 4 राजपूत कुल प्राकट्य हुआ था इनका अग्निकुंड से। तो चालुक्य सोलंकी की जो राजधानी थी, चालुक्य सोलंकी राजधानी थी आनहिलवाड़ा। क्या थी? चालुक्य सोलंकी की जो राजधानी थी वो थी आनहिलवाड़ा और परमार पवार की जो राजधानी थी वो थी धार। प्रतिहार परिहार की, ये तो आपको रटनी पड़ेंगे। प्रतिहार परिहार की राजधानी क्या थी? कन्नौज। प्रतिहार परिहार की राजधानी थी कन्नौज। परमार पवार की थी धार राजधानी। चालुक्य सोलंकी की थी आनहिलवाड़ा। और चौहान और चाहमान, चौहान जिसको हम चाहमान बुलाते हैं, इसकी राजधानी क्या थी? अजमेर। इनकी राजधानी थी अजमेर। ये तो हुई राजधानियां। अब इनके राज्य क्षेत्र कौन कौन से थे भाई? चालुक्य सोलंकी की राजधानी थी आनिलवाड़ा और राज्य क्षेत्र था इनका काठियावाड़। काठियावाड़ जो राज्य क्षेत्र था चालुक्य सोलंकी का और राजधानी थी आनिलवाड़ा। ऐसी परमार पवार की जो राजधानी थी वो धार थी, लेकिन राज्य क्षेत्र था मालवा। प्रतिहार परिहार की राजधानी कन्नौज थी और राज्य क्षेत्र भी कन्नौज ही था। चौहान चाहमान की राजधानी अजमेर थी और कार्य क्षेत्र थे दिल्ली व अजमेर। ये आप मेरी वीडियो 2 बार देख लोगे ना तो बिल्कुल एकदम से सही हो जाएगा, सब दिमाग में बैठ जाएगा। और ये तो आपको रटने पड़ेंगे। अब इनके संस्थापक सुन लीजिए। चालुक्य सोलंकी जो कि 4 राजपूतों का जो प्राकट्य हुआ था अग्निकुंड से, ऋषि वशिष्ठ द्वारा जो यज्ञ किया गया था माउंट आबू पर मलेच्छों के अत्याचार त्रस्त होकर, जिसका उल्लेख मिलता है पृथ्वीराज रासो में, जिसकी रचयिता है चंद बरदाई। तो चालुक्य सोलंकी के जो संस्थापक थे उनका नाम था मूलराज प्रथम। क्या था? मूलराज प्रथम। परमार पवार के संस्थापक का नाम है सियक द्वितीय श्रीहर्ष। सियक द्वितीय श्रीहर्ष ये हैं परमार पवार के संस्थापक चालुक्य सोलंकी के मूलराज प्रथम। और चौहान और चाहमान के संस्थापक कौन है? वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, परमार वंश के संस्थापक सियक द्वितीय श्रीहर्ष और चालुक्य सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज प्रथम। अब आगे देखते हैं। तो आगे का क्या है? जो दिल्ली है, दिल्ली को पहले बुलाया था ढिल्ली का। दिल्ली जो नगर है, दिल्ली है जो हमारा दिल्ली है, उसको बुलाया ढिल्ली का बुलाया जाता था। इसकी स्थापना किसने करी? तोमरों ने करी थी। दिल्ली की स्थापना करी थी तोमरों ने, जिसको बुलाया था ढिल्ली का। अब ये विजय स्तंभ जो है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने। विजय स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने, जो कि कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और दिल्ली को बुलाया था ढिल्ली का,
जो कि इसकी स्थापना किसने करी? तोमरों ने। दिल्ली की स्थापना किसने करी? तोमरों ने, जिसको दिल्ली को क्या बुलाया जाता है? दिल्ली का बुलाया जाता था। और विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़ में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा जी ने कराया। चंदेल, चंदेल भी राजपूत कुल हैं, राजपूत कुल के ही हैं चंदेल। तो चंदेल की राजधानी जो थी, चंदेलों की राजधानी, चंदेल की राजधानी थी खजुराहो। चंदेल की राजधानी क्या थी? खजुराहो। अब खजुराहो में जितने भी मंदिर स्थित थे, खजुराहो में जो स्थित मंदिर थे, उनका निर्माणाधीन किसने करा? चंदेलों ने करा। चंदेल राजपूत द्वारा निर्माण किया गया जितने भी खजुराहो में स्थित मंदिर हैं, उनका निर्माण का श्रेय कैसे आता है? चंदेल राजपूत को जाता है। चंदेलों की राजधानी क्या थी? खजुराहो थी। खजुराहो तो राजधानी हो गई चंदेलों की। और इनके राज्य क्षेत्र क्या हो गए? तो बुंदेलखंड। राज्य क्षेत्र क्या था चंदेलों का? बुंदेलखंड, जिसको जेजाग भुक्ति भी बुलाया जाता था। बुंदेलखंड को क्या बुलाते थे? जेजाग भुक्ति। ये इनका राज्य क्षेत्र था। किनका? चंदेल राजपूत का। और राजधानी क्या थी? खजुराहो। और खजुराहो में जितने भी स्थित मंदिर थे, उनका निर्माण किसने कराया? तो राजपूत, चंदेल राजपूत ने। और चंदेल राजपूत के जो वंशज जो वो थे, चंदेल वंश के जो संस्थापक थे, उनका नाम था नन्नुक चंदेल। क्या था? नन्नुक चंदेल, चंदेल वंश के संस्थापक थे, जिनकी राजधानी खजुराहो में थी और राज्य क्षेत्र था बुंदेलखंड, जिसको जिजाग भुक्ति भी कहते हैं। और जितने भी खजुराहो में स्थित मंदिर हैं, उनका निर्माण का श्रेय किसे जाता है? चंदेल राजपूत को। अगला है गढ़वाल। गढ़वाल या फिर इनको राठौर भी बुलाया जाता है। राठौर गढ़वाल एक ही हैं। इनकी राजधानी क्या थी? कन्नौज। इनकी राजधानी क्या थी? कन्नौज। और राज्य क्षेत्र भी क्या था इनका? कन्नौज भी था। ऐसी गुहिलौत, गुहिलौत जिनको सिसोदिया भी कहते हैं, गुहिलौत जिन्हें सिसोदिया भी कहते हैं, इनकी राजधानी क्या थी? चित्तौड़। गुहिलौत और गढ़वाल, गुहिलौत और सिसोदिया, इनकी राजधानी थी चित्तौड़। और राज्य क्षेत्र क्या था? मालवा, मेवाड़। क्या था? मेवाड़। चित्तौड़ इनकी राजधानी थी गुहिलौत और सिसोदिया की, और राज्य क्षेत्र था मेवाड़। अगला है कलचुरी। कलचुरी जिन्हें हेहई भी बुलाते हैं, कलचुरी जिन्हें हेहई भी बुलाते हैं, इनकी राजधानी क्या थी? त्रिपुरी। और राज्य क्षेत्र क्या था? चेदी। हेहई या फिर कलचुरी, जिनका राजधानी थी त्रिपुरी और राज्य क्षेत्र क्या था? चेदी थी। अब कलचुरी के द्वारा एक संवत चलाया गया था। कलचुरी के द्वारा एक संवत चलाया गया था, जिनको कलचुरी संवत तो कहते हैं, एक नाम से और जाना जाता है उस संवत को। वो क्या है? त्रैकूटक संवत। त्रैकूटक संवत। तो कलचुरी द्वारा जो चलाया गया संवत है, उसे कलचुरी संवत तो कहा जाता है। उसको एक भिन्न नाम से जाना जाता है, उसका क्या नाम है? त्रैकूटक संवत। तो कलचुरी या फिर जैसे हेहई भी कहते हैं, इनकी जो राजधानी थी वो त्रिपुरी थी और राज्य क्षेत्र क्या था? चेदी। और इसके जो कलचुरी हेहई के जो वंश के जो संस्थापक थे, वो थे कोक्कल प्रथम। वो क्या थे? कोक्कल प्रथम। और गुहिलौत, जिसे सिसोदिया भी कहा गया, इनका जो राजधानी थी चित्तौड़ और राज्य क्षेत्र क्या? मेवाड़। गढ़वाल राठौर, इनकी राजधानी कन्नौज, राज्य क्षेत्र भी कन्नौज। अब गढ़वाल राठौर के जो वंश वो थे संस्थापक, वो थे चंद्रदेव। कौन थे? चंद्रदेव। चंद्रदेव किसके संस्थापक थे? गढ़वाल राठौर वंश के। और कोकल प्रथम कलचुरी के। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो ये त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर जो है, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, जिसकी नींव किसने रखी? जिसकी नींव रखी ययाति केसरी ने। त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, इसकी नींव रखी ययाति केसरी ने। और कहा जाता है कि माना जाता है कि यहाँ पर नंदी जी की भारी भरकम मूर्ति मानी जाती है, कि नंदी जी की भारी भरकम मूर्ति जो कि भारत की विशालतम मूर्तियों में से एक है। भारी भरकम नंदी की मूर्ति जो कि भारत की विशालतम मूर्ति माना जाता है, वो यहाँ पे इसमें स्थित है। नंदी की मूर्ति भारी भरकम जो कि भारत की विशालतम मूर्तियों में से एक माना जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर में, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में, जिसकी
नींव रखी थी ययाति केसरी ने। और ये त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर है, ये भुवनेश्वर के जो अन्य मंदिर हैं, भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है। अच्छा, ये किस शैली से निर्मित है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर जो है ये नागर शैली से निर्मित है। और अगला क्वेश्चन क्या है आप इसका? दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? ये माउंट आबू पर स्थित है, मतलब राजस्थान में जो माउंट आबू है वहां पर स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। ये जैन मंदिर है, ये जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण है, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण है। और ये त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर जो है ये कब, इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1100 ईस्वी में हुआ था। तो क्या क्या बातें हो गई? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, और भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा में कहाँ क्या स्थित हो गया? लिंगराज, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित हो गया, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित हो गया। इसका निर्माण 1100 ईस्वी में हुआ था, जो नागर शैली से निर्मित है, और इसकी नींव ययाति केसरी ने रखी थी। और ये भुवनेश्वर के अन्य छोटे छोटे मंदिरों पर प्रधानता रखता है, और भारी भरकम नंदी की मूर्ति मानी जाती है इसमें, जो भारत की विशालतम मूर्ति में से एक है नंदी जी की। दिलवाड़ा मंदिर क्या है? ये जैन मंदिर है, ये जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण है, दिलवाड़ा मंदिर, जो कि राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित है। आगे देखते हैं।